कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर आप फिट हैं तो ही आप नॉर्मल कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू WHO। आप इसे पढ़ लीजिएगा। नॉर्मलिटी हैज बीन डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर और पर्सनालिटी ट्रेट्स that are typical or that conform to some standard or proper and acceptable ways of behaving and being। तो एक एक्सेप्टेबल तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल अगर हो उसका बिहेवियर, अच्छी तरीके से वो बिहेव करता है और वो इसी प्रकार से वो पैटर्न रिपीट करते रहता है अपने पूरे जीवन में, कि पर्सनालिटी ट्रेट के अकॉर्डिंग, तो हम उसे नॉर्मलिटी मानेंगे कि अब लोगों के प्रति थैंकफुलनेस आ रही है, हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग नेचर है, किसी को दर्द में देख रहे हैं तो उसका सेंसिटिविटी आ रही है उसके भीतर, और किसी को मतलब एक नॉर्मल सा सिविक सेंस है और एक कॉन्टिन्यूसली एक मतलब उसके बिहेवियरल पैटर्न है उस व्यक्ति के भीतर जो एक्सेप्टेबल है। तो ये चीजें अगर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे नॉर्मल मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई है एक बेसिक ह्यूमन बीइंग वाली जो हम एक समाज में नॉर्म्स देखते हैं, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम नॉर्मल मानेंगे। और ये क्या क्या होती हैं अभी हम पूरा डिटेल में और समझेंगे, फिलहाल के लिए भी इतना ही समझते हैं। However, the term typical and acceptable has been, देखिए अब आगे ना टिपिकल जो शब्द है क्रिटिसाइज किया गया है। टिपिकल मतलब तो कुछ भी हो सकता है, आप बोलते हो जो इन जनरल, इन टिपिकल, तो टिपिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि इसमें एम्बिगियस मतलब एम्बिगुअस अस्पष्ट बातें हैं, बहुत सारी चीज में ऐड हो सकती हैं। तो देख रहे हैं, कहने का मतलब है बहुत चर्चा डिबेट भी चलता है कि किसे हम नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे, किसे हम नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे। तो मैं बस ये आपको इसलिए मैंने ये सब चीज दिखाई ताकि आपको पता लग जाए कि हम किसी डिफिनेशन को सेट करने से पहले कितना डिबेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरा ये सब चीजें करते हैं, तो हम कुछ भी हम डिफिनेशन इसका सेट करते हैं। क्योंकि इसलिए एक एक टर्म जो है ना, एक एक शब्द है ना डिफिनेशन में, वो मैटर करता है इन साइकोलॉजी। मैं अपने मैम से जब फर्स्ट ईयर में बातचीत कर रहा था तो मैंने इंटेलिजेंस का डिफिनेशन कुछ गलत बता दिया, एक शब्द मेरा वेस्लर का डिफिनेशन गलत हो गया, उसमें उन्होंने पूरा 3 नंबर कट कर दिया और बोला नहीं आयुष ये चीजें नहीं चलेंगी, तुमको यू हैव टू स्टिक विद द वर्ड्स। मैंने बोला मैम क्या ये रूट मेमोरी, रूट लर्निंग है, ये सब क्या है, रट्टा मारना? फिर बोला नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा, मतलब ये क्योंकि हमें शब्दों का बहुत ध्यान देना पड़ता है साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे टिपिकल क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि एम्बिगुअस है, वैल्यू जजमेंट इसमें है, और क्योंकि कल्चर में ना आप यहाँ पे जो टिपिकल मानते हो सकता है वो अमेरिका में टिपिकल नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के रेलवे स्टेशन पे बैठ के पूरा एक करी चावल बैठ के खाओ, वहाँ पे बिल्कुल एबनॉर्मल माना जाएगा। आप वहाँ पे कुछ भी है जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, जो रहने से, यहाँ पे बोलोगे तो नॉर्मल हो गया है, पता नहीं क्या इसके अंदर हो गया। तो समझ रहे हैं ना, ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग ये टिपिकल शब्द का माना गया इस वजह से। तो जॉर्ज मोरा ने बोला है नॉर्मेलिटी क्या होता है। अभी हम नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉर्मेलिटी हम किसे कहते हैं, सामान्यता हम किसे कहते हैं। अभिषेक कमल, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? थैंक यू वेरी मच। शिवम, कौशिकी, हिरेन जी, आपको मेरा पूरा स्क्रीन क्लियर तरीके से दिख रहा है? यस। थैंक यू। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है हाउ अ पर्सन इज व्यूड बाय द सोसाइटी। समाज द्वारा व्यक्ति कैसे देखा जाता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, सामान्य, सामान्यता, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मोरा। जॉर्ज मोरा ने नॉर्मेलिटी को और भी तरीकों से समझाया, उसको उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही दिया है। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। काफी काम किया इन्होंने, रिसर्च वगैरह करा, उसके बाद इन्होंने बताई ये चीजें। तो यहाँ पे है सेकेंड पेज नंबर पे, नॉर्मेलिटी एज हेल्थ। नहीं, जॉर्ज मोरा का ये नहीं है, जॉर्ज मोरा का दूसरा है। एक मिनट, ये हम सेकेंड पेज नंबर पे आ गए, ये है। तो देखिए जॉर्ज मोरा के अकॉर्डिंग नॉर्मेलिटी जो है ना 4 पैमानों पे हम देख सकते हैं। पहला है ऑटो नॉर्मल। ऑटो नॉर्मल क्या होता है? पर्सन सीम्स एज नॉर्मल बाय हिज और हर ओन सोसाइटी। अपने समाज द्वारा व्यक्ति नॉर्मल है, सामान्य है, उसे हम बोलेंगे ऑटो नॉर्मल। ऑटो पैथोलॉजिकल, अपने सोसाइटी द्वारा, अपने व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति एबनॉर्मल देखा जा रहा है, असामान्य देखा जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे ऑटो पैथोलॉजिकल।
ठीक है। अब हेट्रोनॉर्मल, हेट्रो मतलब दूसरा, अब पर्सन जो है दूसरे सोसाइटी द्वारा, दूसरे कल्चर द्वारा सामान्य दिखा जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे टर्म हेट्रोनॉर्मल। अब व्यक्ति जो है दूसरे समाज द्वारा, दूसरे लोगों द्वारा असामान्य दिखाई दे रहा है, एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोपैथोलॉजिकल। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, बहुत ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना हिरेन कौशिकी और शिवम जी? हिरेन जी आ रहा है समझ में? मैं देख लूँ, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा शिवम एंड कौशिकी और आपको भी समझ में आ रहा है? हेलो शिवम? यस। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे अब देखते हैं, तो हेट्रोपैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल मतलब एबनॉर्मलिटी यहाँ पे आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा, मानसिक रोग आ गया यहाँ पे। पैथोलॉजी मतलब बीमारी। तो दूसरे व्यक्ति द्वारा, अगर दूसरे समाज द्वारा, दूसरे कल्चर द्वारा आप एबनॉर्मल दिख रहे हो तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोपैथोलॉजिकल। और दूसरे समाज द्वारा अगर आप बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हो, कोई अगर दिक्कत नहीं आपको, तो आपको हेट्रोनॉर्मल बोला जाएगा। अगर आप अपने ही समाज द्वारा आप एबनॉर्मल दिखाई दे रहे हो तो आपको बोलेंगे ऑटोपैथोलॉजिकल। और अपने ही समाज द्वारा बिल्कुल आप नॉर्मल दिख रहे हो तो उसे हम बोलेंगे ऑटोनॉर्मल। तो नॉर्मलिटी हमने समझा कि WHO द्वारा जो सोसाइटी के अनुसार मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और शारीरिक तौर पर अगर आप पूरी तरह अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो उसे हम नॉर्मलिटी बोलेंगे। जॉर्ज मोरा ने बोला कि जैसे समाज किसी व्यक्ति को देखता है, नॉर्मलिटी उसे ही बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे, और अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, लोग कैसे नॉर्मलिटी को देखते हैं। एक ही दो व्यक्ति की बात को बोलकर हम तो नहीं बोल सकते ना, हाँ ये नॉर्मलिटी का मतलब ये हुआ, नहीं। बहुत बहुत कॉन्टेक्स्ट से हम देखते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। मेल्विन एंड सब्सटन ने, डैनियल ऑफर ने बहुत काम करा और उन्होंने 4 फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिया। यहाँ पे डैनियल ऑफर और मेल्विन सब्सटन है। तो उन्होंने पहले दिया नॉर्मलिटी एज अ हेल्थ, नॉर्मलिटी एज अ यूटोपिया, नॉर्मलिटी एज अ एवरेज, नॉर्मलिटी एज अ फोकस प्रोसेस। ठीक है, आज थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि चीजें थोड़ी ज्यादा हैं और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप हल्का सा पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नॉर्मलिटी एज हेल्थ था, नॉर्मलिटी एज यूटोपिया था, नॉर्मलिटी एज प्रोसेस था, नॉर्मलिटी एज एवरेज था। तो नॉर्मलिटी एज हेल्थ, हेल्थ के अनुसार जो ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस किसे बोलता है, स्वास्थ्य क्या है, नॉर्मलिटी क्या है। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य का पूरा क्षेत्र है, मेडिकल साइंस का पूरा क्षेत्र है, न्यूट्रिशनिस्ट बोलेंगे, फिजिसिस्ट बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, किसी बोलेंगे नॉर्मल है। देखिए, कोई रीड करेगा? कौशिकी कैन यू रीड? दिख रहा है तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव से कौशिकी प्लीज रीड इट। Shivam, can you read? From where? Starting. Yeah, normality as well. First perspective is basically the traditional medical psychiatric approach to health and illness. As a result, behavior is assumed to be within normal limits when no manifest psychopathology is present. तो इनका यही बोलना है, जो मेंटल अप्रोच है साइकेट्री का, जो ट्रेडिशनल मेडिकल साइकेट्री अप्रोच है, पारंपरिक रूप से मनोचिकित्सा जो बोलते हैं साइकेट्री लोग, कि नॉर्मल हम उसी व्यक्ति को बोलेंगे ना जिसके अंदर कोई भी साइकोपैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स अकर नहीं हो रहा है जो साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब मानसिक विकृति नहीं है, मानसिक विकार उसके भीतर नहीं है, वो दिखा नहीं रहा है कोई व्यक्ति, तो मतलब उसे हम नॉर्मल मानेंगे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट से। नॉर्मलिटी का मतलब ये होता है आपके मस्तिष्क में, आपके बिहेवियर में, आपके आचरण में कोई भी साइकोपैथोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप नॉर्मल हो। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी मतलब आपका मूड डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, PTSD,
जेनेसिस प्रोग्नोसिस, 50 बहुत सारे तरीके के 400 तरह के बीमारी होते हैं। तो ये सब नहीं है आप में, तो साइकोपैथोलॉजिकल चीज़ें, न्यूरोसिस नहीं है, साइकोसिस नहीं है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये बोलता है आपका साइकेट्री विभाग, जो ट्रेडिशनल मेडिकल साइकेट्री अप्रोच है। तो इसमें हम देखते हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नॉर्मलिटी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी एज यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श, एक पूरा यूफोरिया, यूटोपिया। हिरेन जी आप ही से पढ़िए प्लीज नॉर्मलिटी एज यूटोपिया को। हिरेन जी आप पढ़िए प्लीज यूटोपिया। Normality as a utopia. This perspective कंसीव्स conceives of normality as that. अब दिख रहा है? अभी कर रहा है, thanks, yeah. Relevant, harmonious, and optimal blending of the diverse elements of the mental apparatus apparatus that culminates in optimal functioning. ये जो पर्सपेक्टिव क्या देखता है, नॉर्मलिटी जो है ना, एक हार्मोनियस सामंजस्यता का भाव होना चाहिए। मतलब एक जो प्रचुर मात्रा में आपके अंदर जो सामंजस्यता की भावना होती है, सामंजस्यता का मतलब डाइवर्सिटी को लेकर एक्सेप्टेंस हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे करते हो, वोकेशनल एक्टिविटीज अच्छे करते हो, और आप उसमें सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, मतलब नॉर्मल जो फंक्शनिंग पर्सन करता है, जो एक आचरण में इंट्रापर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये अगर आप बातचीत लोगों से अच्छे से कर लेते हो, आपको स्ट्रेंसर एंग्जाइटी नहीं होता बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा अटकते नहीं हो बोलने में, ये बेसिक चीज़ें जो जीवन की शैली होती हैं, आप अच्छे से पढ़ लिख पाते हो, आप जॉब कर पाते हो, जॉब में कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये सर यूटोपिया जो एक आदर्श बनाया गया ना स्टैंडर्ड समाज में, तो उसके पर्सपेक्टिव से नॉर्मलिटी को देखता है ये। इसमें और भी चीज़ें हैं, मैंने बस एक छोटा सा है, बहुत शॉर्ट करके ये चीज़ें देखा। तो मुझे लगता है बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया यूटोपिया का। तो आगे बढ़े। मतलब डाइवर्स एलिमेंट, सभी चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस हो, सभी डाइवर्सिटी को लेकर आपको अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए, एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेते हो, आप वोकेशनल स्किल्स में अच्छे हो, बोलने में अच्छे हो, पढ़ लिख अच्छे से रहे हो, काम अच्छे से कर रहे हो, काम धंधा अच्छे से कर रहे हो, रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो ऑप्टिमल जो फंक्शनिंग होनी चाहिए एक जीवन में, वो होना चाहिए। इसके अपैरेटस में ये पूरा चीज़ें देखते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखते हैं। तो नॉर्मलिटी एज यूटोपिया ऐसा है, समाज का जो आदर्श है उसके भी अकॉर्डिंग पे चलता है। अब नॉर्मलिटी एज एवरेज क्या होता है, ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल हो गया है मामला। शिवम जी आप इसे पढ़िए नॉर्मलिटी एज एवरेज को। शिवम आप पढ़िए। Normality as average. This model is based on the mathematical principle of bell-shaped curve. This approach is considered the middle range normal and both extremes deviant. The normative approach based on the statistical principle describes each individual in terms of general assessment and total scores. थैंक यू। तो इसमें जो है पर्सपेक्टिव क्या बताता है नॉर्मलिटी वाला, कि हम नॉर्मल उसी व्यक्ति को मानेंगे जो एनपीसी कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं साइकोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में हम ये यूज करते हैं। एक ग्राफ ऐसे, सबको मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? अभी कैमरा दिख रहा है ना? मतलब ऐसे ग्राफ में आप देखेंगे तो एक ऐसे बेल शेप का ना एक कर्व बना होता है। एक मिनट स्क्रीन दिखाता हूँ, एनपीसी कर्व दिखाता हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? हिरेन जी, शिवम जी, स्क्रीन दिख रहा है ना? या ओके, एनपीसी कर्व देखिए, एनपीसी कर्व यहाँ पे दिख रहा है सभी को? नहीं, आपका वो नोट्स वाला स्क्रीन दिख रहा है। नोट्स वाला ही दिख रहा है, ये दूसरा नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे ये, अच्छा आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना आप सभी को, मेरा चेहरा दिख रहा है सभी को? ओके शिवम कर रहे हैं, थैंक यू शिवम। एनपीसी, हाँ, जो एनपीसी में ऐसे बिल्कुल ग्राफ में, हाँ ये देखिए,
यहाँ पे दिख रहा है सभी को। तो अगर आप इसके इर्द बिल्कुल मिडिल में आते हैं तो आप नॉर्मल हैं। ये जो पॉपुलेशन पूरा ऑरेंज दिख रहा है ना, अगर इसके बीच में आते हैं आप तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर इसके इर्द गिर्द इधर बहुत ज्यादा आ गए, डेविएट कर गए, या इधर बहुत ज्यादा डेविएट कर गए, तो आप एबनॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यही होता है एवरेज के आधार पे। ये जनरल जो असेसमेंट होते हैं साइकोलॉजिस्ट इसी के बेसिस पे करते हैं, जो बिल से कर्व होता है उसी के प्रिंसिपल पे। तो इसमें क्या होता है, अप्रोच क्या बोलता है कि अगर एक्सट्रीम में चले गए, आप इधर चले गए, तो इसका मतलब जो आपका है बिहेवियर वो एबनॉर्मल है। अगर इधर आप आ गए तो ये आपका जो बिहेवियर है एबनॉर्मल है। बीच में अगर आप हैं तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, तब आप थोड़े नॉर्मल हैं। तो ये चीजें थी। किया जाता है ये प्लॉट किसके वर्सेस किसका किया जाता है? सॉरी, ये प्लॉट किसके वर्सेस किसका किया जाता है? पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये -1 to +1 है। अलग अलग कोरिलेशन होते हैं सबके। नहीं, वो ठीक है। वो आप क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया सवाल। अब मतलब पैरामीटर क्या है, मतलब ये जो बीच का पॉपुलेशन है ना, यहाँ पे देखिए ये -1 से +1 है ना, इसके बीच में अगर आपका मतलब स्कोरिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। इसमें पूरा असेसमेंट का प्रोसेस होता है। वो करके अगर आपका इस एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको बोलते हैं, इसके अगर यहाँ पे बीच में आपका पूरा स्कोर आया, स्टैटिस्टिक्स का पूरा फॉर्मूला होता है इसको यूज करके, तो अगर आपका वो उनका प्रोसीजर है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है साइकोलॉजिस्ट का, रिसर्चर का, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसमें उसके बेसिस पे अगर बीच में आपका ये संख्या आया तो आप नॉर्मल माने जाओगे, आप सामान्य माने जाओगे। अगर उनका आपका स्कोर जो है इस नॉर्मल पॉपुलेशन से इधर आया, किनारे आया इस तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 आ गया, मान लीजिए 31 आ गया, 35 आ गया, यहाँ पे -30 आ गया, -40 आ गया, -50 आ गया, तो आपका थोड़ा बिहेवियर है जो एबनॉर्मल है, असामान्य है। क्लियर हो गया शिवम जी? अगर मैं इस पे और बता दूंगा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू। ये साइकोलॉजी में एक अलग पर्सपेक्टिव है, थोड़ा आप फिजिक्स में शायद अलग पढ़ते होंगे, कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी और एवरेज ये था, इसमें स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होती हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्मलिटी एज अ प्रोसेस। तो इसमें क्या कौन सी की आप पढ़ेंगे प्लीज से, नॉर्मलिटी एज अ प्रोसेस का इस मॉडल का। Normality as a process. This model stresses on change or processes rather than a cross-sectional definition of normality. Example, Erickson's theory of personality development. एरिक एरिक्सन का थ्योरी में कौन कौन था? जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन में, हिरेन जी आप शायद थे उसमें। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस है आपका जो नॉर्मलिटी है। ये नहीं कि आप एक ही खास समय पे बता सकते हो कि देखो ये व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है। 5 साल का बच्चा है, आप उसको नहीं बोल सकते देखो ये बिल्कुल पूरी तरह नॉर्मल है। 10 साल का बच्चा है, पूरी तरह नहीं बोल सकते पूरी तरह नॉर्मल है। ये नॉर्मल जो आप बनते रहते हो जीवन भर, वो आपका एक प्रोसेस है, जर्नी है। वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्रॉस सेक्शनल नहीं होता। क्रॉस सेक्शनल टाइप का रिसर्च होता है और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलता है। क्रॉस सेक्शनल अलग अलग सोसाइटी को, ग्रुप को एक ही टाइम जो मतलब फ्रेम में, इंटरवल में रिसर्च कर लेते हैं, वैसा नहीं होता। और यहाँ पे अलग अलग फिर कंपैरेटिव स्टडीज चलती हैं, वो नहीं होता। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी चलती है, लंबे समय तक स्टडी चलता है, रिसर्च चलता है, और ऐसा प्रोसेस देखते हैं, एक जर्नी देखते हैं। मतलब वो आपका नॉर्मलिटी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैच्योरिटी सब यूज करता हूँ। तो वो आपका समय के साथ बढ़ते रहता है, बनते रहता है, और बेहतर नॉर्मल 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 होते रहते हो, और बेहतर सामान्य 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 होते रहते हो। तो यहाँ पे एज अ नॉर्मलिटी को प्रोसेस देखा गया है। समझ में आया? हिरेन जी, कौशिकी, जब भी हम अब ये सब पढ़ने का क्या फायदा है, क्यों हम पढ़ रहे हैं सब? कहने का मतलब अब केवल एक पैमाने पे नहीं बोल सकते कि देखो ये व्यक्ति सामान्य है कि असामान्य है। कई लोग बोलते हैं कि यार ये बता दो मेरा बच्चा जो है बेहतर है कि नहीं है। एक ही पैमाना नहीं होता ना कि हम बताते तुरंत देख के। कोई ऐसा मेंटलिस्ट तो नहीं हूं मैं कि बिल्कुल ऐसा मन पढ़ के ऐसा, ये सब कुछ नहीं होता। पहली बात
तो तुरंत ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, बहुत पैमाने में हमें देखना पड़ता है, इसलिए असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं। तो इसलिए हमें चीज़ें जाननी पड़ेंगी, नॉर्मलिटी का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या क्या डायमेंशन है, किन किन डायमेंशन में रखे हमें व्यक्ति को देखना है, तो हम कुछ बता सकते हैं व्यक्ति के बारे में, तो हम बेहतर हम एब्सोल्यूट की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे समझे क्या साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलिटी क्या होता है। सिगमंड फ्रायड आ गए, देखिए हर जगह सिगमंड फ्रायड तो आ ही जाते हैं। अगला उनका है माइनस जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, अब साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव से क्या होता है नॉर्मलिटी। सिगमंड फ्रायड के बारे में कौन पढ़ेगा, अब हम ही पढ़ते हैं जल्दी से। सिगमंड फ्रायड बोलते हैं कि एक आइडियलाइज्ड फिक्शन है, ये बिल्कुल। हाँ हाँ जी बताइए। ये एक रॉस्कैक टेस्ट होता है ना, एक रोसाक, हाँ रोसाक होता है, इंक ब्लॉट रोसाक टेस्ट, हाँ टीएटी होता है, थीमेटिक बेबी सर, ये सब वो क्या पता है। वो नॉर्मलिटी वगैरह के लिए वो यूज होता है क्या? नहीं, वो जो है ना, देखिए टेस्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, वो कई प्रकार का होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये जो टेस्ट है ना जो आपने रोसाक बताए, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, रोसाक पहली बात बताऊं, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। और प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड से इसका लेना देना होता है। जितने आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट होंगे, मतलब आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसको प्रोजेक्ट कर देना, एज अ सेंटेंस के फॉर्म में, एज अ फिगर के फॉर्म में, एज अ स्टोरी के फॉर्म में। एसएसबी वगैरह में आप जाएंगे, एनडीए वगैरह में एसएसबी होता है, फिर आप सीडीएस जो होता है उसमें यही कराते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, बहुत तरह तरह के होते हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ बताऊं इसमें, लेकिन इतने समय में क्या क्या बता सकते हैं। तो रोसाक के बारे में बताते हैं, तो उसमें ये बोलते हैं कि एक ब्लॉड टेस्ट होता है रोसाक का, हरमन रोसाक ने दिया था उसको, कि पता चलता है कि वो डॉट 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 प्रकार का 10 प्रकार का होता है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग अगर डॉट अच्छे से करा उसने, तो मतलब उसको कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल दिक्कत नहीं है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल दिक्कत देखने के लिए वो यूज करते हैं। तो अगर कुछ उसमें दिक्कत अच्छे से नहीं भर पा रहा है, अच्छे से मैच नहीं कर पा रहा है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तमाम चीजें यही सब उसमें देखा जाता है। बताएं क्या इसके बारे में, पूरा बता सकते हैं, ऐसे क्लास हो सकता है। अलग अलग टेक्निक है, टीएटी है, रोसाक है। इतना अभी समझिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को प्रोजेक्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी फॉर्मेशन। एसएसबी में यूज होता है आजकल ज़्यादातर। ये कार्ल यूंग का भी अभी टीएटी है, सिगमंड फ्रायड का भी है। मैं क्लियर कर पाया क्या शिवम जी रोसाक के बारे में? और बता सकते हैं इसके बारे में, टाइम लगेगा तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है। मेलानिन एंड क्लीन के बारे में देखते हैं, ये क्या बताते हैं। अच्छा, सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि आप एक आइडियलाइज फंक्शन है, आइडियोलॉजी है नॉर्मलिटी। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ईगो सुपर ईगो जो कि हमेशा लेके आते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस हमेशा लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं लेकर आए, सिंपली बोल दिया कि आइडियलाइज फिक्शन है, फिक्शन बोल दिया इन्होंने नॉर्मलिटी को। मेलन क्लेन ये भी बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी के फील्ड में। ये क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइज बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का स्ट्रेंथ होता है, कैपेसिटी टू डील विद द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, अपने इमोशन के साथ, अपने इमोशंस के कॉन्फ्लिक्ट को डील कर पाना, ये नॉर्मलिटी है। आपके साथ बहुत रोना आ रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, चीखने का मन कर रहा है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। बहुत लग रहा है गुस्सा आ रहा है, इसको सर मार के फोड़ दो इसका तो ऐसे कई लोग को दिक्कत होता है। अगर वो कंट्रोल कर पा रहे हो आप, तो आप नॉर्मल हो। द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, प्लेजर को, पार्टी चल रही है, कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हो, मूवी चल रही है इतनी अच्छी मूवी, कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हो, ये तो नॉर्मलिटी नहीं है। तो मतलब जो प्लेजर चल रहा है, बेसिक चीजें आप उसको फील कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो मेलन क्लेन ने यही सब बताया था, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मलिटी अकॉर्डिंग टू मेलन क्लेन। आप लोग भी बताइएगा अभी, हिरेन जी, कौशिकी और शिवम और कमल और अभिषेक, क्या होता है नॉर्मलिटी? हम भी कुछ बताते हैं। एरिक एरिक्सन क्या बोलते हैं, जिन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट का स्टेज दिया था। नॉर्मलिटी एबिलिटी टू मास्टर द, कोई पढ़ेगा क्या इसे? शिवम, हिरेन, कौन पढ़ेगा? हिरेन जी पढ़िए, आप पढ़िए नॉर्मलिटी से, एरिक एरिक्सन। Normality is the ability to मास्टर, master सॉरी the सॉरी फॉर periods of. इसके Sorry? लिए, मतलब सॉरी फॉर ये जो राइटिंग के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा वो
Normality is the ability to master the periods of life. Trust versus mistrust, autonomy versus Same. same, and doubt, Doubt. initiative versus guilt, industry versus Inferiority. inferiority, identity versus role, Role. Confusion. confusion, in intimacy versus isolation, Isolation. generosity versus Stagnation. stagnation, and And ego, ego. identity versus despair. शिवम जी आप तो इसमें थे ना पूरा, ये जो एरिक एरिक्सन का बता रहा था, आप इसमें थे ना शिवम? ओके, तो यही एरिक एरिक्सन के अनुसार वही है जो साइकोसोशल डेवलपमेंट, ये किससे मिलता जुलता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साइकोलॉजी एज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस हमें ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, नॉर्मलिटी कैसे प्रोसेस है, ये समझ में आ रहा है ना? अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो आपका जो स्टेज चल रहा था, कौन कि मैं बता दूं आपको, ये जो एरिक एरिक्सन का जो भी साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें उन्होंने बताया था कि अलग अलग आयाम पे व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, नीड होता है। अगर आप उसको फुलफिल कर लिया तो आपका जो आगे का जो जीवन यापन होगा, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, बड़ी अच्छी होगी, बिहेवियर बड़ी अच्छी होगी। अगर अलग अलग आयामों पे लाइफ की स्टेज पे वो चीजें नहीं पूरी हुई, वो नहीं बिल्ड हुई, तो कुछ दिक्कतें आने लगेंगी आपको आगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो अगर तो बेहतर समझ में आएगा। फिर हम आते हैं नॉर्मलिटी के बारे में, क्या बोलते हैं एरिक एरिक्सन, क्या बोलते हैं ये बताते हैं कि अगर जो पीरियड्स ऑफ जो लाइफ के जो पीरियड्स आते हैं, स्टेजेस आते हैं, उसको अपने अच्छे से मास्टर कर लिया, रेजोल्यूशन कर लिया, अच्छे से टैकल कर लिया, कोप अप कर लिया, तो आपका नॉर्मलिटी बेहतर रहेगा। जैसे कि आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो फेज है, 1 साल के अंतर्गत आता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम से लेके पूरा ये ईगो आइडेंटिटी से डिस्पेयर तक अलग अलग आयामों पे आपने अलग अलग अच्छे से अपना रेजोल्यूशन कर लिया, मास्टर कर लिया, तो आप नॉर्मल रहोगे। नॉर्मलिटी मतलब कदम कदम पर जीवन के अलग अलग आयामों पे नॉर्मलिटी का टेस्ट होता है, कहने का मतलब। तो इनका ये कहना है, पर्सनली मुझे लगता है ये तो होता है, लॉरेंस को भी क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी इज एबिलिटी टू लर्न बाय एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम चीजें सीखते हैं उसको नॉर्मलिटी बोलते हैं। टू बी फ्लेक्सिबल, अब ये नहीं कि हम बिल्कुल रिजिड हो जाए किसी थॉट को लेकर, किसी एक्सपीरियंस को लेकर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने कोई बचपन में कुछ गलत किया तो मैं सभी दुनिया भर के व्यक्ति को मैं गलत मानने लगूँ, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने थॉट्स को लेकर रिजिड ना रहो, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट को लेकर रिजिड ना रहो, और अपने प्रेजुडिस बायस से मतलब ऊपर उठ के चीजों को देखो। ये सारी चीजें हैं इसमें। और एडाप्ट टू ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट, एआई का जमाना आ गया, तो ये मत बोलो कि मैं 90s 80s का कंप्यूटर वाला टेक्नोलॉजी ही यूज करूंगा, ऐसे भी मत रहो आप। तो इनके कहने का मतलब ये सब था, बदलते समय के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, और फ्लेक्सिबल रहो, लेनियंट रहो, फ्लेक्सिबल रहो, लेनियंट का ये एक्सपीरियंस के थ्रू आप चीजें सीखो, मतलब बहुत लेथार्जिक ना रहो। और अल्फ्रेड एडलर क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड एडलर ये भी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, ये समकालीन थे किसके, सिगमंड फ्रायड के, उन्हीं के आसपास के दौर के थे। ये भी ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट नहीं थे, ये नेचर और नर्चर की बात चलती है, तो ये नर्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोसाइटी का ज्यादा इन्फ्लुएंस मानते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी को बनने में। तो अल्फ्रेड एडलर क्या बोलते थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये, द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप सोशल फीलिंग। सोसाइटी पे इनका पूरा काम था, तो इनका जो डिफिनेशन आएगा उसी से आएगा। ये हमारे अंदर जो क्षमता है सोशल फीलिंग लाने की, समाज इंटरडिपेंडेंट की भावना जो होनी चाहिए, अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप एक नॉर्मल पर्सन हो, और आप प्रोडक्टिव हो, आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो आप नॉर्मल हो। आप मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट में आप प्रोडक्टिव हो, तो आप नॉर्मल हो। एबिलिटी टू वर्क, हाइट इन सेल्फ स्टीम, आपके अंदर सेल्फ स्टीम है, आप अपने जीवन यापन को लेकर खुद के ऊपर निर्भर हो, एडाप्ट कर पा रहे हो, मतलब इनका सोशल इंटरेस्ट के बेसिस पे पूरा था। समाज के परिप्रेक्ष्य में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, उससे उसके प्रति आप एडॉप्ट कर पा रहे हो खुद को, और आपकी मेंटल हेल्थ ऐसी है जिससे आप प्रोडक्टिव हो पा रहे हो, तो आप नॉर्मल हो। तो यही है इनका, पढ़ के समझ सकते हैं, आगे देखेंगे।
किसी को क्वेश्चन को सवाल को डिस्कशन करना है क्या? थोड़ा अपने नॉर्मल हमने इतना पढ़ लिया ना, अब थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्मल के चलिए मैं सवाल करता हूँ सभी से। शिवम, हिरेन और कौशिकी ये बताइए, कमल और अभिषेक आप भी बताइएगा कि हम नॉर्मलिटी किसे बोल सकते हैं, किसे बोल सकते हैं ये व्यक्ति सामान्य है? अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताइए सभी लोग प्लीज। शिवम, शिवम फ्रॉम यू, हाँ स्टार्ट करिए शिवम। नॉर्मलिटी किसे अकॉर्डिंग टू यू? What is normality according to you? I'm asking. Yes, you can take your time. मतलब जो कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, वो सोशल नॉर्म्स कुछ समाज ने इतने टाइम के इतने अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया है, वो एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। अगर उसको कोई फॉलो कर रहा है तो वो नॉर्मल है, और उससे कोई डेविएट हो रहा है सोशल नॉर्म से तो वो थोड़ा एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मलिटी बुरी चीज़ ही नहीं होती, कभी कभार एबनॉर्मलिटी नॉन सोशल नॉर्म का अच्छा भी होता है। कोई सोशल नॉर्म को तोड़ के भी कुछ अच्छा अचीव कर सकता है। किसी व्यक्ति का एग्जांपल दे सकते हैं आपको जो याद हो, किसी पेंटर का, किसी ऐसे आर्टिस्ट का? मतलब डाविंची है, फिर वैन गॉग है, ये सब लोग भी, हाँ ये सब भी तो एबनॉर्मल थे। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कौशिकी आप बताएं, व्हाट इज नॉर्मलिटी अकॉर्डिंग टू यू? कुछ भी अपने हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मलिटी वो चीज है जैसे जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। अगर हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं वो नॉर्मल लगता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो लोग अब नॉर्मल कह देते हैं। जब तक कि हम किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचा रहे हो तब तक की वो नॉर्मलिटी भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों को कष्ट ना दें, 4D होता है इसका, मैं कभी और बताता हूँ इसके बाद। हिरेन जी आप बताइए, आपने अच्छा पॉइंट ये बोला ना कि डेंजर ना हो सोसाइटी के लिए, खुद के लिए और सोसाइटी के लिए डेंजर ना हो, ये भी ऐड कर सकते हैं। शिवम जी का अच्छा ये लगा कि एबनॉर्मल होकर भी ओके टू नॉट टू बी ओके, समटाइम्स इट इज ओके टू नॉट टू बी ओके। हिरेन जी आप बताइए, व्हाट इज नॉर्मलिटी? एक्चुअली नॉर्मलिटी का ये दोनों ने जो बताया वो पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, पर जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, नॉर्मलिटी कोई बेस के ऊपर रहता है और वो बेस हमेशा वेरी होता है पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर। तो ऐसे देखा जाए तो कोई नॉर्मल है ही नहीं या कोई एबनॉर्मल नहीं है। बात तो सही है। और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ? नहीं मतलब तो आई थिंक जो इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आई थिंक एक्सेप्टेंस करना और समान भाव में सबको देखना, वो वही पार्ट आता है। मतलब तो उससे ये इश्यू ही चला जाता है। बट जैसे आगे लोगों ने बताया, सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चर इतने वो होते हैं, वो मोल्ड में देखो तो आप काफ़ी लोग को एबनॉर्मल समझोगे, पर एक्चुअली हम सब एबनॉर्मल ही है या नॉर्मल ही है। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे कैन प्ले की रोल। यस, हाँ, क्योंकि आपको हर एक का व्यू समझना है, हर एक का बेसलाइन समझना है। तो वो समझोगे तो आप उनके हिसाब से एबनॉर्मल, आपके हिसाब से एबनॉर्मल होगी पर उनके हिसाब से नॉर्मल हो सकता है, ऐसा समझ सकते हो। बट इस पे भी डिबेट हो सकता है, खैर हाँ करेंगे। डिबेट से, हाँ राइट। कमल आप बताइए, कमल पहले, व्हाट इज नॉर्मलिटी अकॉर्डिंग टू यू? आप किसे बोलेंगे कि ये व्यक्ति सामान्य है अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपको लगता है? कमल, यस प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर, प्लीज माइक को पास करके बोले तो अच्छा रहेगा। नॉइस आ रहा है क्या? नहीं अभी सही है, अभी बेहतर है। यस अभी बेहतर है, बताइए। अगर कोई ज्यादा इमेजिनेशन में रहता है, इसमें इमेजिनेशन से रिएक्ट करता है, हाँ इमेजिनेशन वगैरह, या फिर प्रेजेंट में नहीं रहता है, पास्ट का सोच रहा है या फ्यूचर का सोच रहा है और उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, उसी को प्रेजेंट मतलब कि रियल मान के, कुछ ऐसा। मतलब ज़्यादा टाइम हम प्रेजेंट को दें। और एक बात हो सकती है कि अगर एबनॉर्मल नॉर्मल, जैसे हिरेन जी ने कहा कि हम किसे रेफरेंस लेते हैं, जैसे कि समाज हमारा जो कर रहा है वैसे अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग एबनॉर्मल हैं, और अगर वैसे ही हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल कहलाएंगे।
ये अलग पॉइंट बताया कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट में चले जाना, प्रेजेंट यही ना पाना, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे थोड़ा। सही है, प्रेजेंट पे ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए वैसे देखे तो, पास्ट पे भी देना चाहिए, फ्यूचर पे भी देना चाहिए, बात करेंगे इस पे तक। अभिषेक आप बताइए, आप 1 मिनट, अभिषेक 1 मिनट, आप सभी ना हिरेन, कमल, कौशिकी और शिवम, इस पे कुछ लिख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना प्लीज आज ग्रुप में, आप सभी का होमवर्क है, प्लीज प्लीज ये कर देना, ठीक है। अबाउट नॉर्मेलिटी जो भी मन में विचार आ रहा है प्लीज इसको लिखो आप, जब भी, आज नहीं, कल नहीं, आज नहीं लिख पा रहे हो कल लिखो, लेकिन लिख के डालना प्लीज, मैं पढ़ूंगा सभी का, ठीक है। अबाउट व्हाट इज नॉर्मेलिटी और व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी, अभी हम एबनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो हम करेंगे ऐसा। ठीक है, कमल, अभिषेक, कमल स्पीक। नहीं नहीं, आपको बोलना है व्हाट इज नॉर्मेलिटी अकॉर्डिंग टू यू, सामान्यता आपके लिए क्या है। गलत और सही का पैमाना अगर आप लेकर यहाँ पे आ गए तो हम उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल के पैमाने पे हम गलत सही का अंदाजा नहीं लगा सकते, ये भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब अच्छा सही है, ये बढ़िया। हाँ शिवम बताइए क्या बताना चाहते हैं। न्यूटन का एग्जाम्पल है, न्यूटन के पास एक बिल्ली थी, तो बिल्ली को घर में आना जाना पसंद था, तो उसने, अभी फिक्शनल भी हो सकता है, मेडअप भी स्टोरी हो सकता है, बट समझने के लिए, तो उसने अपने वॉल में एक छेद बनाया जहाँ से बिल्ली अंदर आ सकती है। फिर कुछ टाइम बाद उस बिल्ली का एक बच्चा हुआ, तो न्यूटन ने पास में उस बच्चे के लिए एक छोटा सा छेद बनाया। तो ये एक इतना होशियार व्यक्ति है जिसने पूरा कैलकुलस डिस्कवर किया, पूरा रिवॉल्यूशनरी काम स्क्वायर दे दिया। नहीं, वो उसने नहीं दिया, बट न्यूटन की बात कर रहा हूँ। और न्यूटन, सॉरी मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात सोच रहा था, सॉरी। तो वो ऐसी गलती कर सकता है क्यों? क्योंकि जब बड़ा छेद किया, बिल्ली जहाँ से जा सकती है वहां से उसका बच्चा भी तो आ ही सकता है, बट वो इतना कॉमन सेंस उसका नहीं चला ना, तो उसने पास में एक छोटा छेद कर दिया। तो ये एबनॉर्मेलिटी कहा जा सकता है, बट ना कहना चाहिए कि नहीं वो पता नहीं। मतलब इतना बड़ा व्यक्ति न्यूटन ने क्या क्या सिद्धांत दे दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जब पढ़ते हैं एक्शन रिएक्शन का लॉ, मतलब यही, उसके बावजूद ये नॉर्मल सा होल करके कुछ भी, मतलब ऐसे आप, हाँ आप बताइए इसके बारे में, कि मतलब यही बता रहे हैं मुझे जहाँ तक समझ में, उसके आप बताइएगा शिवम, कि जैसे कि किटन है, कैट है, वो उसके लिए नॉर्मल हम डोर से आने जाने का कुछ कर सकते हैं, बट उन्होंने होल बनाया, वहां से आने जाने के रास्ते बताया, फिर बच्ची हुई उसकी, किटन हुई, तो उसके लिए एक अलग सा होल बनाया, तो ये थोड़ा सा वियर्ड हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। तुम और बताइए इसके बारे में थोड़ा। ये क्योंकि उसने इतना सोचा ही नहीं, या फिर उसका माइंड इतना ऑक्यूपाइड बाकी चीज़ों में रहा होगा, वो खो जाता होगा, कि उसने ये नहीं सोचा इतनी छोटी सी चीज़ कि जहाँ मैंने बिल्ली के लिए बड़ा छेद किया है, उसी बड़े छेद से उस बिल्ली का बच्चा भी आ जा सकता है, तो उसने बाजू में एक छोटा छेद बना दिया ताकि बिल्ली का बच्चा भी निकल सके। पर वो इतना, मतलब, तो ये उसने, मतलब इतना बड़ा इंसान जिसने 26 साल तक पूरा फिजिक्स डेवलप किया, और फिजिक्स डेवलप करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो भी डेवलप किया, वो भी छोटी सी एज पे, तो इतना जीनियस तो कोई नहीं रहा है जिसने पूरा बेस डेवलप कर दिया। तो आई डोंट नो इफ इट इज, हो कहने का मतलब इन्होंने अभी ऐसा, हाँ अगर ऐसा होता है, लोग काफी लोग के साथ होता है ऐसा। अब और बताइए शिवम, मुझे कुछ बताना है तो 1 मिनट और बात कर सकते हैं इस पे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अच्छा चल रहा था।
मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि अगर ये रियल स्टोरी है तो हो सकता है कि न्यूटन ने कुछ सोच करके ही एक पास में वही बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है, जो चीज हम लोग नहीं दिख पा रहे हैं। हो सकता है ऑटोनॉमी की चिंता हो, सबकी अलग अलग अपनी ऑटोनॉमी इंडिविजुअलिटी है, उसका अलग होल, इसका अलग होल, कुछ भी हो सकता है मतलब। क्या कह सकते हैं, मतलब ये तो ऐसा ही है कि हम अंधेरे में हमको नहीं पता हाथी क्या, तो अलग अलग नहीं पॉइंट पता। तो यही था कहने का कि जो बिहेवियर उसने किया वो लोग उसको एबनॉर्मल इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है जो उसने किया है। नहीं नहीं, एब्सर्डिज्म तो अच्छा एब्सर्डिज्म उसका अल्बेर कामू का था। खैर ये क्या है? पर्सनली कोई इंटरेस्टेड है इस पे हम बात करेंगे बहुत कभी। कुछ कुछ बातें मैंने नोट करके रखी हुई है, फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे, उस पे भी करते हैं। अभी थोड़ा हम समय को देखते हुए थोड़ा एबनॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। थैंक यू इतना सभी आपने, शिवम थैंक यू इतना अच्छा स्टोरी शेयर करा, आगे हम यूज़ कर सकते हैं इस न्यूटन की स्टोरी को कीटन वाली, इस पर और बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू अभिषेक, थैंक यू कौशिकी, थैंक यू वीरेन जी, सबने अपना अपना पीओवी दिया। अब हम बात करते हैं ना एबनॉर्मल बिहेवियर की। ठीक है, ये क्या है, हम किसे कहेंगे एबनॉर्मल, किसे बोलेंगे असामान्य है। चलिए देखते हैं, कोई रीड कर दे प्लीज, कौन करेगा रीड, कौन करेगा? शिवम, अभिषेक आप करिए प्लीज। व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर, स्क्रीन दिख रहा है ना? जी जी, एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जनरल वे में यही बोल सकते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर वही है जो सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट देता है। ये मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर जो सब्जेक्टिव हो सकता है। तो और इस जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है उसको खुद अपने अंतर्गत में, अपने अंतर्निहित मानसिक प्रताड़ना हो सकता है, मानसिक यातना हो सकती है, उसके लिए वो इतना दिक्कत में आ गया है, खुद निजात नहीं पा रहा है, तो वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल ओसीडी, एक विचार से इतना ज्यादा चिपक जाना, गड़ कर जाना उस विचार का मस्तिष्क में, और उसको पता है दिस आइडिया टोटली सिली बट कैन नॉट गेट रिड ऑफ, उसे छुटकारा पा ही नहीं पा रहा है और उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना पड़ रहा है, तो हम उसे बोलेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर। सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट बहुत तरीके के हो सकते हैं, ओसीडी हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, ऐसा दिक्कत हो सकता है, सब चीजें पता नहीं क्यों चल रहा है दिमाग में, डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं पा रहे हैं, अजीब तरीके से एंग्जाइटी आ रही है, फोबिया आ रही है, एबनॉर्मल बिहेवियर बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो ये चीजें जो आ रही है आपके अंदर ना, जो सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट आ रही है ना, उसके लिए आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हो इलाज लेने के लिए, परामर्श लेने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए, तो इसे हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ, सॉरी इसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देयर आर नॉट टू क्लियर, अब इसे कौन पढ़ेगा? हिरेन जी आप पढ़िए। देयर आर नॉट, There are not two clearly distinct kind of human beings. One kind always abnormal mentality, healthy and well adjusted, and another kind always abnormal and disturbed. Behavior lies कंटिन्यू। along a continuum with most of us fairly well adjusted and experiencing only ओके, occasional मैलएडेप्टिव थॉट। malability thoughts as behavior. देखिए केवल हम ऐसा नहीं बोल सकते ब्लैक एंड व्हाइट में, हेलो और हॉर्न में, डू और डाई में,
आर या पार में। हम ऐसे नहीं बोल सकते बिल्कुल कि क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि दो प्रकार के ह्यूमन बीइंग होते हैं। एक ऐसा होता है जो बिल्कुल मेंटली हेल्दी होता है, और दूसरा जो मेंटली हेल्दी होता है, वेल एडजस्टेड होता है, और दूसरे के प्रति काइंड होता है। और या हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमेशा कोई व्यक्ति हमेशा ही एबनॉर्मल होता है, हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है। हमारे जो जो व्यक्तित्व है ना, पहले पूरा बता देता हूँ। बिहेवियर जो लाइफ कॉन्टिन्यूम में चलता है, ये हमारे हमारे में से ज्यादातर लोग जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से वेल एडजस्टेड हो सकते हैं, चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कभी कभी मेल एडेप्टिव थॉट्स आ सकते हैं जो मतलब एबनॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसका क्या है, हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति पूरी तरह अच्छा है और पूरी तरह खराब है, पूरी तरह एडजस्टेड है, पूरी तरह एडजस्टेड नहीं है, ये हमेशा काइंड है या कभी भी काइंड नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमारी जो पर्सनालिटी है वो पेंडुलम की तरह होती है। जो घड़ी में हमने पेंडुलम देखा है ना, हमारा जो बिहेवियर है, हम कभी कभी बहुत पागलपना की तरफ जाते रहते हैं, फिर हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो हमारा ये जो फ्लक्चुएट पेंडुलम हिलते डुलता रहता है ना, हमारा बिहेवियर ऐसा होता है। अगर हम किसी एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो कोई व्यक्ति हमेशा बिल्कुल हमेशा की हमेशा वो एक रिजिड बिहेवियर में नहीं रहता है व्यक्ति, वो कॉन्टिन्यूम में रहता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूम शब्द इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, तो पेंडुलम आप याद करिए घड़ी का, कभी उधर, कभी बहुत हाई, कभी बिल्कुल लो, बिल्कुल ऐसा मूड स्विंग टाइप का ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ऐसा होता है हमारा बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर इन जनरल, इसका जो नेचर होता है। बट वेयर अलोंग द कॉन्टिन्यूम डज बिहेवियर बिलोंग एबनॉर्मल। लेकिन जब कॉन्टिन्यूम कब ऐसा होते 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 चीजें होती हैं, हम बिल्कुल उसको एबनॉर्मल की कैटेगरी में रख देते हैं। कब? कुछ सवाल हैं, जहनी सवाल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए। ये जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, बिहेवियर है, पर्सनालिटी है, ये एबनॉर्मल है। कब हम बोलेंगे? ये जब चीजें बिल्कुल कॉन्टिन्यूम में हो जाएंगी। किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, वो सीमा क्या है जब हम किसी व्यक्ति को नॉर्मल से उठकर एबनॉर्मल बोल रहे हैं। इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, डज द बिहेवियर कॉज पर्सनल डिस्ट्रेस? खुद को आत्मवंचना दे रहा है, खुद को पर्सनल हार्म दे रहा है वो? पहला सवाल ये होना चाहिए। बिल्कुल सो नहीं पा रहा है, रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, नहा नहीं रहा है, ब्रश नहीं कर रहा है, और सो नहीं रहा है, लोगों से बिल्कुल कुछ बातें नहीं कर पा रहा है। ये दूसरा, इस बिहेवियर मैल एडेप्टिव, बदलते मौसम, बदलते वक्त, बदलते समय के साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वो अगर एक सीनियर सिटीजन है तो अपने जो आज उसके सामने जो भी 10-15 साल का लड़का है उसको देखकर से उससे बातचीत नहीं कर पा रहा है। इतना उसको ईगो मतलब हावी डिल्यूजन आ गया है। ये सारी चीजें जहन में सवाल आती हैं। और बात कर सकते हैं। खैर यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव नहीं होना चाहता, बस इन जनरल जमीनी भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। इज द पर्सन अ डेंजर टू सेल्फ और अदर्स? क्या व्यक्ति खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा है? ये सवाल करने होते हैं पहले किसी को एबनॉर्मल बोलने से। किसी को एबनॉर्मल बोलने से पहले ये हमें सवाल करना होता है खुद से या उस व्यक्ति के बारे में। और क्या है, तो देख रहे हैं ना हम कितना आसान होता है। किसी ने बोला है थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। तो जल्दी से किसी बात का जज नहीं कर सकते हम, इतना कुछ सोचना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है, आगे करते हैं। और एक सवाल है, इज पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्ट्स? इंटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, इंटेंशन की बात हो रही है और लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। क्या उसने ऐसा जानबूझकर करा है? उसने किसी ने 50 लोग की हत्या कर दी, और हत्या छोड़े, बहुत एक्सट्रीम बोल दिया मैंने, वो हमेशा जानबूझकर जिसको देखता है गाली देते रहता है, सबको डिमीन करते रहता है, डिस्ट्रक्टिव वे में उसका क्रिटिसिज्म करता है, जानबूझकर वो करता है हमेशा? ये सवाल करना होगा, या बस उससे हो जाता है, या कुछ ऐसा दिक्कत है, ये हमें सवाल करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान। इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस। साइकोलॉजिकल साइंस को इसका एप्लीकेशन लेता है टू स्टडी मेंटल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल साइंस का यूज करता है मेंटल डिसऑर्डर्स को
पढ़ने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी सब आगे और पढ़ेंगे, तो इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। डिफिनेशन आप पढ़ लेना, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस टू स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल साइंस होता है जिसमें हम पढ़ते हैं मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन होता है कि क्या कारण है इस मानसिक असामान्य व्यवहार का, क्या कारण है इस असामान्य व्यवहार का, कैसे हम इसका निजात, इलाज दे सकते हैं, और क्या क्या कंडीशन है, साइकोपैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है उसकी। तो क्या क्या इसमें हम हमेशा बायो साइको सोशल मॉडल बोलते हैं, बायोलॉजी देखो उसका, उसका साइकोलॉजी देखो उसका, कॉग्निटिव फंक्शनिंग देखो, थिंकिंग पैटर्न्स देखो उसका, फिर उसका समाज देखो, सोसाइटी देखो, पास्ट एक्सपीरियंसेस देखो। तो ये सब देख के हम इसका कॉज जानते हैं, बचपन का चीज़ देखते हैं, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी वाला अपनाते हैं, ह्यूमनिस्ट थ्योरी भी अपनाते हैं। तो सब मिला जुला कर हम कुछ डिटरमाइन करके बताते हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया। ये मुझे लगता है कल पढ़ना चाहिए, अगले क्लासेस में पढ़ना चाहिए। अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बायोलॉजिकल मॉडल क्या बोलता है कि कैसे होता है बिहेवियर डायफंक्शन, क्या बायोलॉजिकल मॉडल क्या बोलता है कैसे होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। अलग अलग पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, बहुत मज़ेदार है, और डीप में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो मैंने तो खैर किताबें पढ़ी है, तो ये अगर आप वो अगर पढ़ना चाहे ना तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। हिरेन जी, आप इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़े प्लीज, है ना। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, वो अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं एबनॉर्मलिटी को, इससे हमें बेहतर समझ में आता है चीज़ों का। ह्यूमनिस्टिक मॉडल क्या बोलता है, क्या कॉज होता है, कॉग्निटिव मॉडल बोलता है क्या कॉज होता है एबनॉर्मल बिहेवियर का। और यहाँ पे साइकोडायनामिक मॉडल, सिगमंड फ्राइड आ गए इसमें, कार्ल युंग आ गए, ये लोग क्या बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण। लर्निंग मॉडल, एल्बर्ट बैंडूरा आ गए यहाँ पे, ये क्या बोलेंगे कैसे आया आपके अंदर जहन में, आपके व्यवहार में, आपके पर्सनालिटी में एबनॉर्मल चीज़ें कैसे आई। फिर यहाँ पे और देखिए, ये इतना ही है, अलग अलग बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, हम कुछ ही रखेंगे, सब पढ़ाना तो खैर पॉसिबल नहीं है। कुछ सवाल कर लें, कुछ बातचीत कर लें इस पे, या क्लास वाइंड अप करें। शिवम कुछ बोलना है? शिवम तो हाँ है, बताइए। साइकोलॉजी